आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे द टेम्पेस्ट, जो कि बहुत ही फेमस नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसके बारे में। द टेम्पेस्ट को लिखा गया था 1611 में और राइटर थे विलियम शेक्सपियर। और इसके कुछ प्रूफ्स हम लोगों को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कंपोजिशन का डेट और ईयर जो है वो क्लियर नहीं है। हालांकि यहाँ पे 2-3 सोर्सेस का मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जिससे पता चलता है कि द टेम्पेस्ट 1611 में लिखा गया था। ये तीनों सोर्सेस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन है सिल्वर जॉर्डन्स पैम्फलेट, नेक्स्ट है स्टार्ची अकाउंट, थर्ड है द अकाउंट ऑफ द ऑरेलियो एंड इजाबेला। तो ये तीनों इंसिडेंसेस से इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा। थीम इस प्ले का है फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलेशन। फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ कर देना और रिकॉन्सिलेशन का मतलब फिर से सब कुछ ठीक हो जाना परिवार में। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जिसके बारे में ये पूरा प्ले रिवॉल्व करता है। चलिए अब कैरेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेल मेंबर्स जो हैं वो 13 हैं, जबकि फीमेल मेंबर सिर्फ 1 है और उनका नाम है मिरांडा। फ्रेंड्स, कहानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो कभी मिलान नाम के राज्य का राजा हुआ करता था और उसके जनता भी उससे बहुत खुश थे। लेकिन ये जो राज्य है उसका भाई, जिसका नाम है एंटोनियो, उसने धोखे से, ट्रेचरी से उससे छीन लिया। अपने खुद के भाई को धोखा देने के लिए उसने हेल्प ली थी एक एलोंसो नाम के आदमी का। फिलहाल जो प्रॉस्पेरो है वो अपनी बेटी के साथ 12 साल से एक डिजर्टेड आइलैंड में रह रहा है, जिसमें कि कोई भी इंसान नहीं है। उनका कम्युनिकेशन जो मेन सोसाइटी है उससे कटा हुआ है। फ्रेंड्स, दूसरा कैरेक्टर ये प्ले में है मिरांडा। मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है और 12 साल से वो उसी आइलैंड में अपने पिताजी के साथ है। इसकी वजह से वो बाहर किसी भी इंसान को नहीं देखी है अपने पिताजी के सिवा। और अगर हम लोग मिरांडा के बिहेवियर के बारे में बात करें तो वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है और उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ही शालीन, एकदम वेल बिहेव्ड लड़की है जो कि अपने पिता के ऑर्डर्स को मानती है। फ्रेंड्स, अगला कैरेक्टर है एरियल, जो कि एक स्पिरिट है, जो कि एक आत्मा है। लेकिन ये आत्मा जो है उसके साथ एक और आत्मा थी पहले, और वो थी एक बुरी आत्मा, उसको कहते हैं चुड़ैल, और उसका नाम था साइकोरैक्स। तो जब प्रोस्पेरो आइलैंड पे आए तो एरियल को बचाया था उन्होंने साइकोरैक्स चुड़ैल से। उसके बाद में एरियल जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं प्रोस्पेरो के सामने। उसके बाद में प्रोस्पेरो एरियल को गवर्न करता है, वो ऑर्डर्स देते हैं और एरियल को करना है। अगला कैरेक्टर है कैलिबान। कैलिबान नौकर है प्रोस्पेरो का, लेकिन कैलिबान एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग नहीं है तो क्या है? वो है आधा पशु और आधा इंसान। फ्रेंड्स, ये कैलिबान जो है वो बहुत ही गलत कैरेक्टर है, क्योंकि कैलिबान ने मिरांडा के साथ गलत करने का कोशिश किया था, उसका रेप करने का कोशिश किया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे उसकी मदर थी साइकोफैक्स, जो कि दूसरे का अच्छाई देख नहीं सकती थी, वैसे ही कैलिबान भी था। इसकी वजह से मिरांडा को स्पॉइल करने का उसने प्लान बनाया था। फ्रेंड्स, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन, फुल ऑफ मैजिक होने वाली है, जिसकी वजह से आपको सभी चीज़ें एक्सेप्ट करना है। जो ह्यूमन नहीं है, जिसके आधा बॉडी ह्यूमन है आधा एनिमल है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना है और एक स्टोरी के तरह आपको सुनना है, ताकि पूरा जो प्ले है वो क्लियर हो। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे, वो कैसे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो स्टोरी को समझने में दिक्कत आएगी। चलिए अब चलते हैं अगले कैरेक्टर में, जिसका नाम है एंटोनियो। एंटोनियो है प्रोस्पेरो का धोखेबाज भाई, और इसी ने जो एलोंसो है उसके साथ मिलके प्रोस्पेरो का राज्य छीन लिया था। ये एलोंसो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है नेपल्स का राजा, और नेपल्स का राजा होने की वजह से वो चाहता था
कि प्रोस्पेरो अपना राज्य जो है वो छोड़ के निकल जाए ताकि उसको हथियाने में आसानी हो। अगला कैरेक्टर है फर्डिनैंड। फर्डिनैंड अलोंसो का, जो कि नेपल्स का राजा है, अभी हम लोगों ने बताया, उसका बेटा है और ये बेटा बाद में जाके मिरांडा के साथ शादी करता है। अगला कैरेक्टर है सेबास्टियन। सेबास्टियन है अलोंसो का भाई और सेबास्टियन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्ले में, जो कि हम लोग जानेंगे समरी में। तो चलिए, स्टोरी समझने के लिए इतने कैरेक्टर्स बहुत ही इनफ है और जो भी कैरेक्टर्स बीच में आएंगे जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया वो मैं बीच में कर दूंगी। जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक जहाज पानी में तैर रही है और उस जहाज पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों में फर्स्ट ऑफ ऑल है अलोंसो, जो कि ड्यूक ऑफ नेपल्स है, और एंटोनियो, जो कि ड्यूक ऑफ मिलान है। नेक्स्ट सन ऑफ अलोंसो दैट इज फर्डिनैंड, और अलोंसो का भाई सेबास्टियन। ये सभी लोग उनके मंत्रियों के साथ जहाज पे तैर रहे हैं और वो जैसे ही तैरते हैं वहाँ पे एक बवंडर यानी कि टेम्पेस्ट, आंधी तूफान आने लगता है। और ये घटना तब घटती है जब उन लोग एक मकसद पूरा करके वापस आ रहे थे अपने किंगडम में। फ्रेंड्स, जब ये टेम्पेस्ट शुरू होता है, जब ये बवंडर शुरू होता है, तब जो जहाज पानी में तैर रहा था वो पानी में तैरते तैरते एक चट्टान से टकरा जाती है और ये जहाज पे जितने भी लोग थे, ये सभी लोग जो थे, उनके साथ मंत्री लोग भी थे, वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह दौड़ते फिरते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोग पानी के बीच में थे तो बहुत ही मुश्किल होता है अपना जान बचाना। दोस्तों, ये जो सीन चल रहा था जहाज डूबने का, और ये जो सीन जो है वो प्रोस्पेरो दिखा रहा था अपने बेटी मिरांडा को, और एक वॉल में ये सब दृश्य दिखा रहा था ताकि मिरांडा को भी क्या हो रहा है उस जहाज पे वो पता चले। तो मिरांडा कहती है कि ये सब पापा ने यानी कि प्रोस्पेरो ने अपने मैजिकल पावर्स की वजह से किया है। तो ऑफ कोर्स प्रोस्पेरो ने ये किया था अपने मैजिकल पावर से, और इसका पर्पस क्या था ये बिना जाने मिरांडा गुस्सा हो जाती है और पापा को कहती है कि पापा, आपकी वजह से ये सब हुआ है और लोग ये जहाज़ पे मर गए हैं। तब प्रोस्पेरो इसको समझाता है अपनी बेटी को कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, जो भी लोग यहाँ पे मरे हुए दिख रहे हैं वो मरे नहीं हैं, बस अब ये जो टेम्पेस्ट है, जो बवंडर क्रिएट किया है मैंने अपने मैजिकल पावर से, उसकी वजह से तितर बितर हो गए हैं, कोई इसमें मरा नहीं है। मैं इन सभी को सबक सिखाना चाहता था, इसकी वजह से ऐसा मैंने किया है। तो मिरांडा को ये पता नहीं होता तब तक कि अपने पिता के साथ और उसके खुद के साथ क्या गलत हुआ है पास्ट में। तो वो बताने के लिए प्रोस्पेरो अभी सोचता है कि ये राइट टाइम है। प्रोस्पेरो अपने और अपने बेटी का जो पास्ट था उसको बताने में लग जाता है। अब प्रोस्पेरो अपने बेटी मिरांडा को कहने लगता है कि एक समय था जब मैं मिलान का राजा हुआ करता था और अपने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैंने अपना राजभार अपने भाई एंटोनियो को दे रखा था। लेकिन उसने मेरे साथ धोखेबाजी की, उसने मेरे साथ ट्रेचरी की, जिसकी वजह से ये मिलान जो कंट्री है, किंगडम है, वो मेरे भाई ने छीन लिया। प्रोस्पेरो दुखी होकर ये भी कहता है कि जब उसका राज्य एंटोनियो ने ले लिया था तो प्रोस्पेरो और मिरिंडा ये दोनों को एक आइलैंड में छोड़ने का आदेश दिया था अपने सैनिकों को। तो सैनिकों ने प्रोस्पेरो और बहुत ही छोटी मिरांडा, जबकि वो उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी, वो दोनों को आइलैंड में छोड़ के आ गए थे। प्रोस्पेरो ये भी बताता है कि ये जो सभी लोग उसके अगेंस्ट में थे, तब
एक मंत्री था जिसने उसकी हेल्प की और उसी की वजह से उसकी जो लाइफ है वो सेव हो सकी, अदरवाइज वो इस आइलैंड पे मर गया होता। तो यही कहानी सुनते सुनते, ये कहानी नहीं, अपनी लाइफ स्टोरी सुनते सुनते मिरंडा को मैजिकल स्पेल का असर हो जाता है, जादू का असर हो जाता है और वो सो जाती है। मिरिंडा जब सो रही होती है तब प्रोस्पेरो एरियल को बुलाता है। एरियल एक स्पिरिट है, एक आत्मा है और ये स्लेव है प्रोस्पेरो का। प्रोस्पेरो का जो भी ऑर्डर्स होता है वो एरियल को मानना पड़ता है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि एक समय था जब एरियल सैडो सॉरी साइकोरैक्स एक विच साइकोरैक्स नाम की एक विच यानी कि चुड़ैल के कब्जे में था और प्रोस्पेरो ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके एरियल को छुड़ाया था। उसके बाद प्रोस्पेरो ने उसको अपना गुलाम बनाया था, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था। उसने इतना प्रॉमिस किया था कि एक वक्त आएगा जब मैं तुमको फ्री कर दूंगा, तुमको आज़ादी दूंगा। एरियल को बुलाने के बाद प्रोस्पेरो ये पूछता है कि जहाज में उसने क्या क्या किया। अब यहाँ पे समझते हैं, जो प्ले के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था वो सीन क्रिएट किया था एरियल के हेल्प से प्रोस्पेरो ने ही ऑर्डर दिया था एरियल को कि तुम जाओ और जाके जो ये जहाज है वहाँ पे तुम प्रॉब्लम क्रिएट करो। वहाँ पे जो लोग प्लाई कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे तैर रहे हैं उनको भी, जहाज से ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी, और उनके सैनिकों को भी जो कि उनके सपोर्टर्स हैं। तो एरियल ने जैसा प्रोस्पेरो ने कहा वो कंप्लीट किया और वो बताता है कि वो वहाँ पे जाके आगजनी किया, उसने बहुत आतंक मचाया, लेकिन किसी को उसने जान से नहीं मारा। बस उसका काम था डर फैलाना। उसने डर फैला के प्रॉब्लम क्रिएट करके वापस आ गया। यहाँ पे हमको समझना है कि जो रिवेंज प्रोस्पेरो लेना चाहता था उसमें एरियल उसकी मदद कर रहा था भरपूर। इसके पास ऑलरेडी मैजिकल पावर्स थे, लेकिन एरियल के साथ जुड़ने के बाद प्रोस्पेरो का पावर और बढ़ गया था। तो यहाँ पे एरियल और बताता है प्रोस्पेरो को कि उसने अलोंसो के बेटे यानी कि फर्डिनेंड को एक आइलैंड में सुरक्षित उतार दिया है ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो आगजनी इसने किया है जहाज में उसकी वजह से। तो फर्डिनेंड जो है वो सेफ था। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि जो एरियल यहाँ पे प्रोस्पेरो का काम कर रहा है, कभी कभी वो उगता जाता था उसके काम करते करते। तो वो क्या कहता था कि प्रोस्पेरो ने जो वादा किया था उसको फ्री करने का वो कब करेगा। तब प्रोस्पेरो उस पर गुस्सा होके कहता है कि जब फ्री करना होगा वो करेगा, लेकिन फ़िलहाल उसको उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो वो फिर से उसको इस विच यानी कि साइकोरैक्स जो विच है उसके अधीन कर देगा। यानी कि जो प्रॉब्लम पहले थी उसके लाइफ में वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट कर देगा उसको साइकोरैक्स के पास भेजकर। तो इससे वो डर जाता था और कहता था कि नहीं नहीं, जो भी ऑर्डर है वो दो, मैं कर दूंगा। अब इस वक्त मिरांडा जो सो रही थी जादू के असर से वो उठ जाती है और उठने के बाद वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ कैलिबन को देखने के लिए। और कैलिबन कौन है? कैलिबन है साइकोरैक्स का सन, जो विच थी उसका सन। और ये ना इंसान है और ना एनिमल है, ये हाफ एनिमल है और हाफ ह्यूमन बीइंग है। ये कैलिबन जो है वो रहता था प्रोस्पेरो के पास ही, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कैलिबन मिरांडा को मोलेस्ट करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से उसको डांट फटकार करके उसको बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है और
एरियल बताता है कि जो फर्डिनेंड को सेफली रखा था आइलैंड में, वो वही आइलैंड है जहाँ पे मिरांडा और प्रोस्पेरो रह रहे हैं अभी। तो फर्डिनेंड और मिरांडा का मुलाकात उसी आइलैंड में होता है, यही आइलैंड में होता है। और फर्डिनेंड मिरांडा को पसंद करने लगता है और वो कहता है कि फर्डिनेंड मिरांडा को क्वीन बनाना चाहता है, नेपल्स का मिरांडा को। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड होता है एक्ट 1 का। अब हम लोग चलते हैं एक्ट 2 में, और एक्ट 2 में हम लोग देखते हैं किंग अलोंसो को, जो कि किंग ऑफ नेपल्स है, यानी कि ड्यूक ऑफ नेपल्स। वो बहुत दुखी है अपने बेटे फर्डिनेंड को खो के। वो सोचता है कि अगर वो केयरफुल रहता तो उसका बेटा गुम नहीं होता। और इसी वक्त उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो कॉर्टियर्स थे, वो उसको संभालते हैं और वो कहते हैं फर्डिनेंड उन्हीं की वजह से गुम हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कि अलोंसो जो है, अलोंसो अपने बेटी क्लैरिबल का शादी ट्यूनिस के राजा से ज़बरदस्ती कर देते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, ट्यूनिस के राजा के साथ में वो अपनी बेटी क्लैरिबल का शादी कर देते हैं। ये शादी करने के लिए क्लैरिबल बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, लेकिन अपने पिता होने का हक जमा के उन्होंने अपनी बेटी का शादी ज़बरदस्ती इस राजा से कर दिया। इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं कि एरियल फिर से आता है उस जहाज़ में, और आने के बाद में वो देखता है कि जो जहाज़ में जितने भी लोग हैं वो सभी को सुलाने के लिए जो म्यूज़िक प्ले किया था उसकी वजह से वो सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन एंटोनियो और सेबास्टियन, ये दो लोग जो हैं वो जगे हुए रहते हैं और वो म्यूज़िक का असर बाकी सभी लोगों में होता है। तो अलोंसो जो है वो भी सो जाता है और फर्डिनेंड तो आइलैंड पे है प्रोस्पेरो और मिरिंडा के साथ। तो यहाँ पे प्लानिंग होती है एंटोनियो की सेबास्टियन को साथ मिलके। वो कहता है कि जब सब कोई सो गए हैं, राजा भी सो गया है, तो क्यों ना इस राजा को मार दे। तो एंटोनियो ये मर्डर के लिए सेबास्टियन को रेडी करता है। कैसे कन्विंस करता है उसको अपने राजा को मारने के लिए, चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये सेबास्टियन जो है वो बहुत ही मूर्ख था, बहुत ही मूर्ख इंसान था, जिसकी वजह से वो रेडी हो जाता है अपने भाई के अगेंस्ट में काम करने के लिए। अगेंस्ट में मतलब मर्डर ही कर देगा उसका। तो ये जो बात है, इसके लिए एंटोनियो उसको कन्विंस कर लेता है और वो रेडी हो जाता है मर्डर करने के लिए अपने भाई को भी। यहाँ पे सिर्फ अलोंसो का मर्डर नहीं होना था, अलोंसो के साथ उसके जो मंत्री थे उनका भी मर्डर करने का प्लानिंग रेडी था। जो मंत्री अलोंसो के साथ में थे वो बहुत ही वफादार थे और उनका नाम था गोंजालो और अलोंसो। ये दोनों का मर्डर करने का प्लानिंग था। लेकिन उसी वक्त एरियल क्या करता है कि एक्चुअली ये मर्डर करने के लिए सेबास्टियन अपना तलवार निकाल चुका होता है, लेकिन उसी वक्त एरियल इस राजा को जगा देता है। ये एरियल की वजह से राजा बच जाता है और उसके मिनिस्टर भी। इसके बाद दूसरा सीन स्टार्ट होता है और उस पे हम लोग देखते हैं कि प्रोस्पेरो जो है वो फर्डिनेंड को कुछ काम देता है, और वो काम ऐसा था कि एक राजा के बेटे के लिए सूटेबल नहीं था। काम क्या था मैं बताती हूँ आपको। काम था ये कि जो सूखी लकड़ियाँ थी वो सभी को उठा के एक जगह रखना था। तो ये लकड़ियों का काम जो फर्डिनेंड को दिया था, वो पहले तो करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर इस काम में जो कि उसके वुड बी फादर इन लॉ ने दिया है, अगर वो कंप्लीट कर ले
तो उसका मिरिंडा के साथ शादी करने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सोच के वो अपना काम में लग जाता है और ये लकड़ियों को उठा के एक जगह पे रखने लगता है। एक बात नोटिस करने लायक है वो ये कि जब फर्डिनेंड अपने वुड बी फादर इन लॉ के ऑर्डर को फुलफिल कर रहा था, यानी कि लकड़ियों को उठा के स्टैक कर रहा था, तभी मिरिंडा आ जाती है और वो कहती है कि क्या मैं हेल्प कर दूं? तो फर्डिनेंड बहुत खुश होता है और यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि मिरिंडा भी फर्डिनेंड को चाहने लगी है, वो भी इस प्रपोजल को अप्रूव करती है। तो ये दोनों सीन देख के ऑडियंस को ये क्लियर हो जाता है कि जो एज ओल्ड राइवलरी थी प्रोस्पेरो और अलोंसो के बीच में, वो ख़त्म होगी ये दोनों बच्चों की वजह से। मिरांडा अपना लव कन्फेस करती है और फर्डिनेंड से कहती है कि अगर वो शादी नहीं कर सकता तब भी किसी न किसी फॉर्म में वो उसके पास रहना चाहती है, चाहे वो उसको एक मेड के रूप में ही रहना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी मिरांडा के फर्डिनेंड की ओर। ये सीन ख़त्म होने के बाद दूसरे सीन पे हम लोग को शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एरियल और कैलिबन ये दोनों मिलके जो शिप में मिनिस्टर्स लोग थे, जो शिप में ये जो एंटोनियो अलोंसो ये सभी के मिनिस्टर्स जो थे, उन लोगों को परेशान करता है और उन लोग शराब पी के प्रोस्पेरो को मारने का प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी एरियल और कैलिबन जाके उनको बहुत परेशान करते हैं और उनका प्लान कंप्लीट नहीं हो पाता। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो अलोंसो है, जिसने अपने बेटे फर्डिनेंड को खो दिया था, वो पहले तो बहुत रोया, पहले तो बहुत खोजने की तकलीफ़ उठाई, लेकिन बाद में वो कहता है कि अब शायद मेरा बेटा मुझे न मिले। तो वो आशा छोड़ देता है और दूसरे कामों में लग जाता है। उसके बाद ये पता चलता है कि एंटोनियो और सेबास्टियन ये दोनों अलोंसो का मर्डर करने के लिए अब बहुत सारे प्लान्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी उन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हर बार वो बच जाता है। दूसरी ओर फर्डिनेंड अपने ससुर जी को मनाने में कामयाब हो जाता है और प्रोस्पेरो हंसी खुशी अपने बेटी मिरांडा का हाथ फर्डिनेंड को दे देता है और उनकी सगाई कर देता है, उनकी एंगेजमेंट कर देता है। और उसको सेटिस्फैक्शन होता है इसलिए क्योंकि जो भी उसने लो ग्रेडेड काम फर्डिनेंड को दिया था वो हंसी खुशी उसने कर दिया। प्रोस्पेरो ऑर्डर देता है एरियल को कि मिरिंडा और फर्डिनेंड का एंगेजमेंट में एंटरटेनमेंट करने के लिए जो फेरीज़ हैं उन लोगों, बाकी जो फेरीज़ हैं, एंजल्स हैं, उन सभी को बुलाने के लिए, ताकि ये एंगेजमेंट सेरेमनी जो है वो अच्छे से हो पाए, एंटरटेनिंग हो पाए। प्रोस्पेरो कहता है कि अब वो जादू जो है, वो मैजिक जो है वो छोड़ने वाला है, अपना मैजिकल वैंड जो है वो तोड़ के फेंक देगा और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगा। इसके लिए उसने एरियल को ऑर्डर दिया था कि जाके अलोंसो को बुला लाने के लिए, ताकि वो डील कर सके, मतलब एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए एक नॉर्मल डील कर सके अपने बेटी और अपने दामाद के लिए। तो जब सब कुछ ठीक हो जाता है, प्रोस्पेरो गोल्ज़ानो की बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वो जिंदा था, अदरवाइज़ उनके बाकी जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रोस्पेरो का सपोर्ट नहीं किया था। तो गोल्ज़ानो को बहुत वो प्रेज़ करते हैं और उसको बोलते हैं कि फाइनली उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। प्ले के अंत में अलोंसो अपना गलती रियलाइज़ करता है, किस तरीके से एंटोनियो को सपोर्ट करके प्रोस्पेरो को बेदखल करवाया था मिलान किंगडम से। तो वो
एक्सेप्ट करता है अपनी मिस्टेक और अपोलोजाइज करके वो कहता है कि उसका जो राज्य था वो वापस मिल जाएगा। इस बीच प्रोस्पेरो एंटोनियो और सेबास्टियन को उसके मर्डर का प्लान करने के लिए माफ़ कर देता है, क्योंकि वो अपोलोजाइज करते हैं इसलिए उसको माफ़ कर देता है। और उस वक्त जो भी मिलान के सिविलियंस थे वो नहीं पहचान पाते प्रोस्पेरो को, क्योंकि उसका कपड़ा जो है वो एक जादूगर वाले कपड़े में थे। इसलिए वो कपड़े चेंज करके ड्यूक के कपड़े पहन लेते हैं पुराने वाले। तब उनका गेटअप एक राजा की तरह होता है और कहानी आगे बढ़ती है अंत की ओर। प्ले के अंत में प्रोस्पेरो एरियल को ये वादा करता है एरियल के साथ कि अगर वो सभी नाव में जो बैठे हुए थे उन सभी को सेफली अपने जगह पे पहुंचा देंगे तो वो उसको फ्री कर देगा। यानी कि ये लास्ट ड्यूटी था एरियल का जो कि प्रोस्पेरो से उसको मिला था। और काम क्या था, ये सभी जो जहाज में बोर्ड किए हुए लोग थे उन सभी को सुरक्षित उनके जगह पे उनके किंगडम में पहुंचाना। प्रोस्पेरो, मिरांडा, फर्डिनेंड, सेबास्टियन, एलोन्सो, एंटोनियो, कैलिबन सभी को। तो वो अग्री करता है और फाइनली ये काम करने के बाद एरियल फ्री हो जाता है प्रोस्पेरो के ऑर्डर से। वो उसके ट्रैप में नहीं रहता, वो सर्वेंट नहीं रहता एनीमोर। इसके बाद सभी हंसी खुशी रहते हैं और प्ले का अंत हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप ये जो स्टोरी है वो आपको क्लियर हो गई। अगले वीडियो के साथ मैं वापस आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है रोशनी, हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Hello friends, there is an announcement related to different courses which we run throughout the year for different examinations. These are the courses and at very minimum rate we are going to provide this to you all. Please contact us in the number which is given. Friends, you may also share email to us to the address which is given. We will meet in our next video. Till then, please subscribe to our channel and do share your feedback.